आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। हाँ, ठीक है ना। आज जनता थोड़ी सी और कम लग रही है, कल ज़्यादा खराब हो गया क्या? अच्छा, ज़्यादा सवाल हो गए क्या कल शाश्वत से? उसको तो कॉल करके सवाल करने पड़ेंगे, जवाब तो वही देगा। अच्छा, कल का किसी ने खोला तो होगा नहीं है ना, बुक्स तो खोल के नहीं देखी होगी। अच्छा, मैसेज पहुंच गया था क्या सब तक? ऐसा? अच्छा, तो चार्जिंग सेक्शन क्या है? वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, किस चीज़ का चार्जिंग सेक्शन था ये? और अब देखो, GST तो पहला प्यार है ना, तो GST का क्या चार्जिंग सेक्शन? चलो, थोड़ा थोड़ा याद है। अलमस बोल नहीं रही है, ध्यान दे रहा हूँ मैं ना। देखो क्या है ना, जनता कम होने का फायदा ये हो जाता है कि मेरे को सब दिख रहे हैं। ज्यादा होंगे तो हो सकता है एक आध शक्ल मिस हो जाए, पर कम में तो सब दिख ही जाएंगे। चलो अच्छा, थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं कि अभी कल हमने क्या पढ़ा था। तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है सपोजिडली, तो देखते हैं। हाँ। अच्छा, एक एक करके और नाम लेके है ना, ताकि मेरे को भी थोड़े से नाम याद होते जाए। सुभाष, है ना, शुभांश। शुभांश, हाँ। अलमस याद है मेरे को, और वेदांत। और यार मेरे को लड़के ही याद है, लड़कियां याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हाँ, आपका ना? अनुष्का, निशा, दिशा, अनुकृति। हाँ, तो आप ही बता दो पहले, चलो। ऐसे शुरू करते हैं। हाँ, हमने 2 एक्ट्स पढ़े थे। अच्छा, ये तो मैंने खोल ही दिया है। रेट्स हम कहाँ से, रेट्स कहाँ से पता चलते हैं? रेट्स कहाँ पे है पर? हाँ, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 रेट्स बताता है, और डेफिनेशन और चार्जिंग सेक्शन कहाँ पे? करेक्ट, ठीक है। वो पढ़ी थी तुम लोगों ने थ्योरी वगैरह, उसमें आया था ऐसा कुछ, 2 एक्ट्स टकराए थे। देखो, तो ये जैसे अपन कल बात कर रहे थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश की थी। सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है कि एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, दिख रहा है ना, in the act or any other law for the time being in force, custom duty shall be levied at the rate specified in on goods which are, ये सिर्फ इसके लिए बोल देता, पर अब रहने देता तो क्या ही याद रखोगे था। फिर उसके बाद ये तो हो गया था। हाँ, उसी पे आ रहा था। ये है, यहाँ से कर रहे थे ना अपन। हमने पहले देखा था क्या, वाई कस्टम, व्हाट इज कस्टम, रेलेवेंस और ये सब हो गया था। अ, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमने देख लिया था। एंट्री नंबर क्या है कस्टम्स का? एंट्री नंबर क्या है कस्टम्स की? हाँ, करेक्ट। एंट्री नंबर, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बताई थी ना कि हमको कस्टम्स के लिए किसके पास पावर है, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो सेंट्रल, हाँ, तो 3 लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 कौन सी, यूनियन लिस्ट। करेक्ट। और यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 83 कस्टम्स के लिए। ठीक है। फिर हमने ये बिल ऑफ लेडिंग और ये सब की बात की थी। बिल ऑफ लेडिंग को ये एयरवेज के केस में एयरवे बिल बोल देते हैं। उतना ठीक है।
इम्पोर्ट मैनिफेस्ट की हमारी बात हो गई थी। अच्छा, अब इस पे आते हैं। यहीं तक हुआ था ना? अब आगे कंटिन्यू, या पहले एक बार मटेरियल से गो थ्रू कर लेते हैं, देखें तो क्या पढ़े हैं अपन ने। थोड़ा सा इसका भी टच बनाए रखेंगे। ये तो बकवास है। हाँ, तो ये दो एक्ट्स टकरा गए, हमको कस्टम्स टैरिफ एक्ट आ गया 1975, वो ऊपर आ गया कस्टम्स एक्ट 1962। ठीक है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 156 में दिया है, 157 में दिया है। ठीक है, इसका कोई इतना काम नहीं है हमको। मैं हूँ पेज नंबर 922 पे, है ना? हाँ। फिर हमने ये डेफिनेशंस पे आए थे क्या हम? डेफिनेशंस तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो ठीक है, एक जनरल टर्म ही होता है। फिर उसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट में हमने क्या बोला था हाँ, वेरी गुड। तो इसमें ये सारे ही, अगर मेरा जीरो आ रही है ड्यूटी, फॉर एग्जांपल मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया, मेरी ड्यूटी नील आ रही है, तो क्या ये असेसमेंट है? क्या बात है, पढ़ के तो आए यार, शाबाश। नहीं यार, कल भी रिस्पांस दे रहे थे सब, अच्छा लगा मेरे को देख के। जैसे बैच का मेरे को वो अच्छा मिला है फीडबैक, कि बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़ते हैं। हाँ चलो, बैगेज, बैगेज की हमने क्या बात की थी? इट इंक्लूड्स। हाँ शाबाश। हाँ क्या? अनअकम्पनीड, हाँ, अनअकम्पनीड बैगेज जो हम लेके आए, हम ऐसे बोल देते कि हमारे साथ नहीं है, पर वो मेरे साथ था, तो वो इंक्लूड हो जाएगा बैगेज में। फ्लैट रेट आगे आएगा, 30 या 35% का एक रेट होता है जो कि आपका फ्लैट इस पे चार्ज कर दिया जाता है, कि आपको सीधे इतने पे ड्यूटी लग जाएगी। वो बैगेज के रूल्स अभी हम आज देखेंगे, आज कोशिश करेंगे कि उसको कवर कर लें। ठीक है। फिर बिल ऑफ एंट्री, अब बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? सेक्शन 46 और 47 में बात की हुई है बिल ऑफ एंट्री की। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है कि अब जब सब हो गया, इंपोर्ट हो गया, आ गया है, हाँ, तो अब उसको क्लियर करने के लिए कस्टम्स में एंटर कर गया, अब मेरे को उसको होम कंजम्पशन के लिए, या मेरे को उसको वेयर हाउस में डालना है, या अब उसका आगे क्या करना है, क्लियर करवाना है, जब ड्यूटी वगैरह पे करनी है, तो तब मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करता हूँ। तो वो दो तरीके की हो सकती है, या तो फॉर वेयर हाउसिंग और या तो फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है। फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, कल शायद ये टच किया था कि अपन ने कोस्टल गुड्स। हाँ राइट। बट इसमें एक चीज लिखी है, आप लोगों ने अगर ध्यान दो तो, अदर देन इम्पोर्टेड गुड्स, इसका क्या मतलब है? हाँ। अच्छा, तो मतलब इम्पोर्टेड गुड्स क्या है, अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर इम्पोर्टेड गुड्स? एक एक करके, एक एक करके। कौन बोल रहा है? हाँ बता, बोल। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ हद तक इंपोर्टेड गुड्स हम मेजरली किसको बोलते हैं? कि देखो, इंपोर्टेड गुड्स आर समथिंग जिसमें कि कस्टम्स बहुत इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि इस पे अभी टैक्स मिलना है। हमको कस्टम्स का इंटरेस्ट रहेगा कि भाई मेरे को टैक्स कलेक्ट करना है। तो जब जब तक उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है, तब तक दे आर इम्पोर्टेड गुड्स। अब उस पर टैक्स कलेक्ट हो गया, सपोज मैंने फैक्ट्री से निकाला, यूएसए से मैं इंडिया इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब यूएसए में मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से मेरा सामान पहुंचा पोर्ट तक, तो तब तक देवर गुड्स। अब जब पोर्ट पे पहुंच गया, तो नाउ दे आर टू बी इम्पोर्टेड गुड्स, कि मैं सॉरी, उसके लिए एक्सपोर्टेड है। मैं अगर इंपोर्टर हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, तो मेरे लिए वो क्या है, टू बी इम्पोर्टेड, क्योंकि वहां जब इम्पोर्ट करवाना है मुझे। ठीक है। जब वो इम्पोर्ट के लिए चढ़ चुके हैं, निकल गए हैं वहां से, अब यहाँ पे कस्टम जो आ रहे हैं, तब ये इम्पोर्टेड गुड्स है। क्यों? क्योंकि अभी इस पे ड्यूटी पे होनी बाकी है, इस पे कलेक्ट करना बाकी है ड्यूटी। जब कलेक्ट हो जाएगी, और फिर मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक पोर्ट पे आ गया, मैं दूसरे पोर्ट पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ आ जाए, पर मेरी ड्यूटी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है, तो भाई अब यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, तब दीज आर कोस्टल गुड्स। आया समझ में? क्योंकि उस पर ड्यूटी कलेक्ट हो चुकी है, अब उस पर ड्यूटी कलेक्ट होनी बाकी नहीं है। ठीक है। हम्म। ये टर्म्स कुछ याद है क्या?
टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ तक होता है? हाँ। अच्छा, इसमें शायद मेरे को ऐसा लग रहा है हमने ये इंडियन कस्टम वाटर्स नहीं करे कवर किया था। 12 नॉटिकल माइल्स और उसके और 12 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड, मतलब बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडियन कस्टम वाटर्स। अब इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस ये है कि जब हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कस्टम ऑफिसर्स के पास पावर कहाँ तक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कस्टम ऑफिसर्स के पास पावर है कि हाँ भाई वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे आपके गुड्स, अगर इलीगली कहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं, कहीं पकड़े गए तो वो कर लेंगे, बट कहाँ तक उनकी पावर, कहाँ तक? इंडियन कस्टम वाटर्स तक। जहां तक का इंडियन कस्टम वाटर्स है वहां तक की उनकी पावर्स हैं। तो हाँ, 24 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लीगल है वहां पे लेके आना गुड्स, उनकी पावर है वहां तक। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से डिफाइन हो जाएगा? टेरिटोरियल वाटर से। टेरिटोरियल वाटर से अक्रॉस गए आपका सामान तो वो एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। बट आप ये ध्यान दो कि वो जो 12 नॉटिकल माइल से निकला उसके बाद के 12 नॉटिकल माइल्स तक उसके पास पावर है। तो अगर हमारे जो कस्टम ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर है, अगर उसकी वहां पे शिप चल रही है और उसने देख लिया कि आपने कुछ स्मगलिंग करके यहाँ से निकाला है, तो वो उन बचे हुए 12 नॉटिकल माइल्स में भी आपका सामान कॉन्फिस्केट कर सकता है। हाँ। हाँ। नहीं, बट वहां पे इनकी पावर्स नहीं है। वहां पे वो डीम्ड इंडिया हमने इसलिए बोला था कि जैसे ये जो ये वाला एरिया है ना नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अगर कोई बाहर की शिप या ऐसे कोई आके वहां से कुछ उनको मिल जाता है, सपोज वहां से कुछ नीचे रिग्स माइल्स हैं या कुछ वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। तो वहां से आप जब कर रहे हो तो वहां पे फिर हमारा ये आ जाएगा कि भाई ये वाला इंडिया की प्रॉपर्टी का एरिया है, कि वो एक क्लियर डिमार्केशन करना पड़ेगा ना कि भाई सी में भी अब ट्रेड वॉर इतने भयंकर है तो उनको ये डिफाइन करना है कि यहाँ तक की इंडिया की प्रॉपर्टी, यहाँ के बाहर आपकी होगी या जिसकी भी होगी। तो उसके लिए वो डिमार्केशन है। बट अगर हम जैसे अब क्या होता है एक्सपोर्ट भी बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जब आप प्रोसेस शुरू करते हो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, तब आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। एक्सपोर्ट का प्रोसेस खत्म कब होता है? जब आपका वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस कर जाएगा सामान, तब आपका एक्सपोर्ट का प्रोसेस खत्म होगा। पर शुरू कब होगा? जब आपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। वैसी चीज इंपोर्ट की होती है कि सामान आ रहा है, बट हम कब मानेंगे कि वो फ्री हो गया है या इंपोर्ट कंप्लीट हो गया? जब आपने ड्यूटी पे कर दी और होम कंजम्पशन के लिए लेके चले। आया समझ में? ये वही जो मैं अभी बता रहा था कि जब ट्रक से आ रहा है सामान कस्टम पोर्ट तक, तब तक ये गुड्स हैं। ठीक है, तब तक दिस इज गुड्स। फिर उसके बाद जब ये गुड्स यहाँ पे कस्टम पोर्ट में आ गए तो अभी एक्सपोर्ट गुड्स है, क्योंकि ये वाले एक्सपोर्ट होने वाले हैं। जब ये क्रॉस कर चुके टेरिटोरियल वाटर्स, तब ये एक्सपोर्टेड गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडियन कस्टम वाटर्स की डेफिनेशन। इंडियन कस्टम वाटर्स एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। इट मीन्स द एरिया एक्सटेंडेड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज द टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, कहीं पे ऐसा लगे स्पीड ज़्यादा हो रही है तो बता देना, है ना? अच्छा, पर्सन इंचार्ज हम इन जनरल टर्म्स बोल देते हैं कि पर्सन इंचार्ज। क्यों? क्योंकि हमको फिर जैसे किसी आप कन्फिस्केट कर रहे हो सामान, अगर जब्ती हो रही है तो एक कोई तो चाहिए ना बंदा, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? वो शिप मिली है तो कौन है? तो एक किसी के लिए ये टर्म्स अलग अलग यूज करते हैं। इन जनरल टर्म्स बोलते थे पर्सन इंचार्ज। पर जैसे आप वेसल है, वेसल मतलब शिप, तो शिप के लिए किसको बोल दिया जाता है? मास्टर ऑफ द वेसल। एयरक्राफ्ट के लिए कमांडर या पायलट। ठीक है, फिर ये ट्रेन के लिए कंडक्टर या गार्ड बोल दिया जाता है। और कोई ट्रक है या व्हीकल है तो उसके लिए ड्राइवर बोल दिया जाता है। ठीक है। हाँ। ठीक है। फिर अपन आते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स में। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है? देखो, दो तरीके की प्रोहिबिशन हो सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट या तो पार्शियल। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब उन्होंने पूरे ही बोल दिया, क्लियर कट बोल दिया कि भाई ये है ही नहीं, आप इसको ये वाले ये पर्टिकुलर गुड्स है इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, जैसे जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट बना रखी है कि बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया कि भाई इसको आप कर ही नहीं सकते हो, तो वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, दूसरा है एब्सोल्यूट नहीं, पार्शियल। उसमें क्या है? उसमें उन्होंने कंडीशंस डिफाइन कर दी है कि ये कंडीशंस है, ये क्वालिटी मीट करती है और इतने सेफ्टी हजार्ड्स रखे हुए तो आप शायद इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपकी वो जो कंडीशंस है वो इनकी डीजीएफटी पोर्टल होता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड।
तो वो गवर्न करता है ये सब। तो मतलब एक सिर्फ जनरल है, ऐसा कुछ काम नहीं आएगा आप लोगों को। तो उसमें इनका एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लिया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। कुछ एक डिफाइंड लिमिट्स हैं कि अगर इन जनरल आप बिजनेस से रिलेटेड नहीं करो तो आप कर सकते हो, गिफ्ट के लिए कर रहे हो, पर्सनल सोवेनियर्स के लिए कर रहे हो तो कर सकते हो, वरना अगर आप ऐसे कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो आपको एक नंबर लेना होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी कोड बोलते हैं उसको। वही डीजीएफटी पोर्टल के थ्रू लिया जाता है। तो उसमें ये सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन, सारे जो भी रेगुलेशंस हो वो वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने डिफाइन की हुई है लिमिट्स कि ये प्रोहिबिटेड है या ये प्रोहिबिटेड नहीं है, और रेगुलरली फिर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं या जो भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे रिलीज करते जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ड्राई जा रहा है क्या? अब क्या करें यार, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कल परसों से सिर्फ सवाल करेंगे अपन, ये थ्योरी वोरी आज खत्म करेंगे बस। हाँ, चलो स्मगलिंग। स्मगलिंग क्या थी, कौन बताएगा? हाँ, मतलब इसकी टर्म्स में इन्होंने क्या बोला है कि आप कोई भी जो रूल्स डिफाइंड है या जो कोई भी एक्ट है इसका कस्टम से रिलेटेड उस टाइम फोर्स में, जैसे अभी तो 1962 75 चल रहा है, पर अगर आगे चल के कोई नया एक्ट ले आते हैं, मोदी जी है हो सकता है, तो कुछ अगर नया आ जाता है, कोई नया लॉ आ जाता है, तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी लॉ ब्रीच कर रहे हो, कोई भी कानून तोड़ रहे हो, तो और उससे ये हो जा रहा है कि आप वो गुड्स आर हेल्ड लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, तो अगर वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं अब, तो यू आर स्मगलिंग दोज गुड्स। ठीक है, उस टर्म में कवर हो जाएगा वो। तो वो उनको इसलिए सिर्फ कवर करना है कि फिर उसके बाद पेनल्टीज, प्रोविजंस और सारी ये पेनल कॉन्सिक्वेंसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? चलो, वेयर हाउस का मतलब समझते हैं हम। अच्छा, वेयर हाउस प्राइवेट हो सकते हैं क्या? और वेयर हाउस में गुड्स कौन से डिपॉजिट होते हैं? सारे? कोई भी कर सकता हूँ मैं? अच्छा सॉरी, उसके पहले हमने ड्यूटीएबल गुड्स की बात की थी क्या हमने? ड्यूटीएबल गुड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन मिली थी? टकराए होगे, क्या होता है ड्यूटीएबल गुड्स? टर्म से ही समझो ना, ड्यूटीएबल गुड्स क्या है, जिस पे हम ड्यूटी लगा सकते हैं। अगर कोई गुड्स है जिस पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि भाई इस पे ड्यूटी लगी नहीं सकती, दीज आर नॉट टैक्सेबल, तो वो ड्यूटीएबल ही नहीं है ना, उस पर टैक्स की बात ही नहीं आएगी। हम मैं बार बार जीएसटी का एग्जांपल इसलिए क्योंकि तुमने जीएसटी पढ़ा हुआ है, एक रेफरेंस बना रहेगा, टच बना रहेगा। और जून में एग्जाम्स है ना? तो मैंने सुना, मेरे को पता चला जून ही है टाइम, तो पढ़ाई वढ़ाई चालू है ना सबकी, रेगुलर चल रहा है ना? तो मैं बोल रहा था ड्यूटीएबल का, तो अब जैसे उसमें अपन बात करते हैं कि भाई जब सप्लाई हिट हो जाएगी उसके बाद आप आगे जाओगे ना कि अब क्या रेट लग रहा है, अब क्या पीओएस है, अब क्या टाइप ऑफ सप्लाई जा रहा है, वो सब नॉर्म से तब जाओगे, पहले सप्लाई तो हो तभी। वैसे ही यहाँ पे कि अगर गुड्स हैं वो ड्यूटीएबल तो हो, जब उस पर टैक्स लगेगा टैरिफ एक्ट वगैरह पे, तो तब जाओगे ना, तब देखोगे कि भाई इस पर लग रहा है, टैक्सेबल है, इंपोर्ट करोगे तो उस पर ड्यूटी आएगी। ठीक है, तो ड्यूटीएबल गुड्स आर गुड्स जिसपे टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट होती है। Goods become liable for import or export duty when goods are imported into India or exported out of India, ये तो ठीक है, हमको पता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, if central government is satisfied that it is necessary in public interest to do so, it may exempt generally, absolutely, or subject to such conditions any such goods by specifying in the notification। ठीक है ना? ये तो जनरल बात है। सेक्शन 12 ये हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट। देखो, कस्टम ड्यूटीज लेविड ऑन गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, रेट्स है बेसिक कस्टम ड्यूटी के, ये ठीक है। हाँ, अब दो शेड्यूल्स होते हैं। हाँ, शेड्यूल 1 किसके लिए है? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, चल अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, तो आया तुम लोग। फिर देखो, हमने कल बात की थी कि सेक्शन 12 में एक और सेक्शन रेट करते हैं वो लोग, सेक्शन 14, मतलब एक शायद मैंने बस मेंशन किया होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तो उसमें क्या है, सेक्शन 12 में उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन है, बट अब क्या चार्ज करोगे? तो कल मैंने एक टर्म यूज़ किया था, असेसेबल वैल्यू, याद है? वो असेसेबल वैल्यू पे हम अराइव कैसे करते हैं? वो असेसेबल वैल्यू पे कैलकुलेशन ऐसे आती है कि उसमें एक डिफाइन किया उन्होंने सेक्शन सेक्शन 14, उसमें इन्होंने डिफाइन किया ट्रांजैक्शन वैल्यू। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि भाई आपका वैल्यू कहाँ से शुरू होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी ड्यूटी आप असेसेबल वैल्यू पे करोगे, ठीक बात है, पर असेसेबल वैल्यू का उन्होंने टेक्निकल टर्म दे दिया कि हाँ ये वाली वैल्यू है, इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। बट अब यहाँ पहुंचने के लिए
आपके उन्होंने क्या कुछ कंडीशंस जनरल दे दी कि अब भाई मैं जैसे सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं और वेदांत रिलेटेड है, ठीक है, हम दोनों अग्रवाल हैं, हम दोनों बनिए चला रहे हैं बढ़िया। अब हम दोनों की रिश्तेदारी है, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर अब हम दोनों भाई हैं, हमारा रेट हम लोग ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा ड्यूटी कम लग रही ज्यादा लग रही, हमने उस हिसाब से रेट कम नीचे कर दिया। तो अब अगर तीसरा कोई बंदा आ रहा है, सुभाष को भी एक्सपोर्ट करना है, अब मैं उसको भी इंक्लूड करूँ तो मैं उसको रेट कुछ और दे रहा हूँ, उसको रेट कुछ और दे रहा हूँ। यहाँ तो आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए ना। हम अगर ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो वो तो इन जनरल सबके लिए फेयर होना चाहिए ना। तो वो इन्होंने ये बोल दिया कि आप ट्रांजैक्शन वैल्यू वो लोगे जो इन जनरल टर्म्स में लगे, जो मार्केट वैल्यू हो, जो ओपन मार्केट वैल्यू हो। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। यहाँ पे सेक्शन 14 पहले इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस आने वाला है। तो अपन पहले सेक्शन 14 देख लेते हैं। ये देखो, ये कहाँ दिया है, पेज नंबर 931 पे। ये देखो इन्होंने क्या दिया है, वैल्यूएशन फॉर कस्टम्स ड्यूटी बिगिंस विद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, दिख रहा है ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूड्स प्राइस पेड पेबल एज कंसिडरेशन in case of transaction between related parties. Sale transaction would be examined to ascertain the influence of relationship on the declared value. मतलब वो ये देखेगी कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि आपने रिलेशनशिप के कारण उसको इन्फ्लुएंस किया है। हम रिलेटेड पार्टी थे, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मैं और वेदांत ये नहीं कर सकते कि हम लोग आपस में डीलिंग कर ले और हम उसको कुछ भी प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर दें। ठीक है, एंड वेदर द सेम कुड बी देन एक्सेप्टेड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट नीड्स टू बी एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, अब section 14 is the value that would be used for calculating custom duty, so this is called assessable value. आया समझ में। अब देखो उन्होंने यहाँ ये कंडीशन दे दी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको याद होना चाहिए, बट एक इन जनरली समझ लोगे ना तो आप लोगों को ये चीजें दिमाग में रह जाएंगी। ये आपके पेपर में या ऐसा आने के चांसेस कम है, बट पता होना चाहिए क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते ना आप, आपका थ्योरी सब्जेक्टिव है जब, तो फिर तो सब्जेक्टिव ही है ना। पेपर में हालांकि मेरे को सजेस्टेड पेपर्स या आपके जो सैम्पल पेपर्स है उसमें तो सिर्फ एक वो असेसेबल वैल्यू वाले क्वेश्चंस ही दिखे हैं, तो उसी के चांसेस ज़्यादा है, बट जब कर रहे हैं तो फिर कर लें। ठीक है, देखो तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग, कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन है कि ये प्राइस फॉर द गुड्स दैट आर ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी जनरली अगर वो गुड्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में तो जनरली उसका क्या प्राइस मिलता है। ठीक है, फिर अब ये प्राइस हम कब देखेंगे, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। अब मैं अगर आज इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि एक साल पहले उसका क्या प्राइस था, है ना। अब आज जैसे अपन ने कल ट्रम्प वाली बात की थी कि आज उसने इतने रेगुलेशंस लिया है तो आज मार्केट कैसा क्रैश हो रहा है। अब आज का रेट अलग है और आज से एक साल पहले तो कुछ और ही खेल था ना, उसकी सरकार आने से पहले तो कुछ और ही खेल था। तो फिर हमको जिस टाइम पे हम इम्पोर्ट करने वाले हैं उस टाइम पे देखना है। ठीक है, अब इसमें आगे आप लोग को मिलेगा कि अब उस टाइम को भी आप डिफाइन नहीं कर सकते कब तक। तो ये बोला गया है कि आप मैक्सिमम 90 डेज पहले तक का कंसिडर कर सकते हो, कि आज अगर मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ या मैंने अज्यूम किया है कि मैं आज से एक महीने बाद करने वाला हूँ, तो 90 डेज के टाइम पीरियड का मैं वो एक रेट ले सकता हूँ, उसको मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। अल्टीमेटली तो ये होगा कि मैं भी जो भी यूज कर रहा हूँ, जैसे हमने असेसमेंट में पढ़ा था ना सेल्फ असेसमेंट, तो मैं अपनी ड्यूटी कैलकुलेट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा, फिर वो प्रॉपर ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे उसको वेरीफाई करके कि भाई ड्यूटी सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं हुई है। उनको लगेगा कुछ कम ज्यादा है तो वो उसका अपना वेरियंस दे देंगे, बोलेंगे इसको पे करो। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, अपना प्रोसेस ही क्लियर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस शुड बी इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट रिलेटेड, सेलर एंड बायर शुड नॉट बी रिलेटेड। अगर वो रिलेटेड है तो फिर आर्म्स लेंथ प्राइस पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब ये ना हो कि हम बोले ठीक है रिलेटेड नहीं है, पर हमने क्या किया कि हमने ड्यूटी बचाने के लिए बोल दिया कि भाई पैसे में तुम इतना दे ना, बाकी अपन गाड़ी वाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं या हम ऐसा कुछ काइंड में डीलिंग कर लेते हैं। ये सब नहीं चलेगा, ये एक लौती डीलिंग होनी चाहिए। वरना अगर कुछ और कंसिडरेशन आपने की इन काइंड या कुछ, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे फॉर असेसेबल वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज टू बी यूज एज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। देखो क्वेश्चंस में ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट आपको आरबीआई का भी दे देंगे, सीबीआईसी का भी दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कौन सा यूज करना है, सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या होता है, सीबीआईसी नहीं पता है तुम लोगों को। हाँ, सीबीडीटी क्या होता है, ये सब क्या है। हाँ, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स गवर्न कौन करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन गवर्न करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी।
वो पहले CBEC कहलाता था, व्हेन देयर वाज एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब वो जा चुका है तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स हो गया। ठीक है। अ, चलो हम अभी यहाँ पे बाद में आएंगे। ठीक है, समझ आया? ये था सेक्शन 14। सेक्शन 14 में हमने किसकी बात की? ट्रांजैक्शन वैल्यू की। ठीक है। हाँ, वापस मैं 924 पे आ गया हूँ, 925 पे। ठीक है। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो। अब अपन है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज पे। ठीक है। कस्टम ड्यूटीज is levied as a percentage value as on the value as determined in section 14। section 14 में हमने क्या डिटर्मिन की थी? जो किसके थ्रू गए थे हम? ठीक है। अ, हाँ। हाँ। टैक्स कुड बी लेवीड एट स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। देखो क्या होता है ना, कुछ गुड्स के लिए वो डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये वाले गुड्स है, जैसे गोल्ड वगैरह के लिए, कि उन्होंने डिफाइन कर दिया फ्लैट रेट लगेगा, इतना फ्लैट रेट लगना है। आप या क्वांटिटी से बोल देते हैं वो, कि कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप इतना सामान लेके आओगे, इतनी क्वांटिटी है, तो हर क्वांटिटी पे आप 10 रुपए के हिसाब से कस्टम ड्यूटी दे दो। तो मैंने सपोज 100 आइटम्स आप वो किए हैं, तो 100 × 10 रुपए आप उतनी मेरे को कस्टम ड्यूटी पे कर दो। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ डिफाइन किया हो तो आप वैसे पे कर दो, सीधी सीधी बात ही खत्म हो गई वो। बट अगर वैसा नहीं है तो फिर दूसरे केस में होता है कि असेसेबल वैल्यू अपन ने डिफाइन की, उस पर अपन ने परसेंटेज कैलकुलेट किया और फिर अपन ड्यूटीज पे अराइव करेंगे। आया समझ में? अब कहीं पे अगर प्रेफरेंशियल रेट लग रहा है तो इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर स्टैंडर्ड रेट जो चल रहे थे वैसे स्टैंडर्ड रेट्स नहीं लग रहे, प्रेफरेंशियल रेट लगने वाले हैं, तो उसका ये डिसाइड, मतलब ये प्रूव करना और ये प्रॉपर पेपर लगाना कि भाई उसमें प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल है और ऐसा नोटिफिकेशन कहीं जारी किया हुआ है, वो उस इम्पोर्टर की जिम्मेदारी है। आपको ही लाके वो पेपर दे के दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई इस पे वो प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल था और ये है उसके पेपर। ऐसा नहीं आपने मन से लगा दिया हाँ अब तो आप अज्यूम कर लो, वो सरकार है, वो नहीं करने वाली है ये सब। फिर टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, दो शेड्यूल्स काय गए थे? करेक्ट। तो अब इसमें कितनी ड्यूटीज है, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, एक एक इंटीग्रेटेड टैक्स। देखो इसमें इन लोगों ने क्या किया है ना, इन लोगों ने सारा अप्रोच ये है ड्यूटीज में कि हम ये ना कर सके कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं उसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने अपना पूरा फैक्ट्री सेटअप की है, मैं जमाने की सब कुछ कर रहा हूँ, मैं लेबर लगाया हूँ, मैंने 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, सब कर दी। अब तुम कोई आया हीरो आया कोई बोल रहा है अरे भाई मैं तो इम्पोर्ट करके ले आऊंगा, चाइना से सब सस्ता मिलता है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सब खर्चा करने के बाद मेरा एक प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपये में और वो लेके आ रहे हो 10 रुपये में बेचे पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो भाई मैं क्या करूँगा, फिर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किया कि भाई अगर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे कि तुम वहां से 10 रुपये लेकर, अब मेरा 10 से 100 इसलिए पहुंचा है क्योंकि मैं सरकार को 4 प्रकार के टैक्स दे रहा हूँ बीच में। मेरे को उसमें इन लोग जैसे पहले एक्साइज वगैरह ये सब होते थे, पर अब वो उसकी जगह जीएसटी आ गया, बट वही सारे टैक्सेस इन्होंने सब्स्यूम कर दिए ना उसमें। उन्होंने ये थोड़ी ना किया कि वो टैक्स कम कर दिए। अब पहले आपको अगर अलग अलग रेट्स लगते थे, एक्साइज अलग लगता था, वैट अलग लगता था, सीएसटी अलग लगता था, उसको कंज्यूम करके इन्होंने जीएसटी एक लगा दिया 18%। तो अब मेरे को वो यहाँ लग रहा है अब वो चाइना में तो नहीं है, तो अब उनको वहां सस्ता पड़ रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कस्टम ड्यूटीज में या अलग अलग ड्यूटीज के नाम से इन्होंने वो ड्यूटीज को रिप्लेस किया। फॉर एग्जाम्पल जो आप आगे पढ़ेंगे, कस्टम जो इंटीग्रेटेड टैक्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी, जो अगर मैं लोकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता तो मेरे को वो जीएसटी लगता। इन्होंने क्या किया कि आप वहां से इंपोर्ट करके ला रहे हो, ठीक है, आपको 10 रुपए पे लेके आए ना, हम जो बैलेंस पोर्शन है वो ड्यूटी बोल के आप पे लगा देंगे, तो आपको अल्टीमेटली कॉस्ट उतना ही पड़ेगा जितना मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में पड़ रहा था। हाँ एग्जैक्टली तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंपैक्ट नहीं होगी, कि भले ही मैं इंपोर्ट करके कर रहा हूँ, हाँ कर लो, पर तुमको ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा था उसको कोई हैम्पर हो। करेक्ट। ठीक है, अप्रोच समझ आई? तो एक थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर है इंटीग्रेटेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सब में है नहीं, बट जिसमें है वो उसमें लग सकता है, गाड़ी वाड़ी इंपोर्ट करोगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड, ये तो एक एक पढ़ते जाएंगे अपन। एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ी थी क्या? मतलब हाँ टकराए होगे ना उससे, कुछ समझ आया था क्या? चलो आते हैं उस पर भी पहुंचते हैं। देखो इंटीग्रेटेड टैक्स, वही देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये सारे टैक्सेस जो है ना, देखोगे आप लोग किसी ना किसी टैक्स को, जो लोकल टैक्स है ना उसको इन्होंने रिप्लेस किया है, सब्स्यूम करने की कोशिश की है कि अब वो कस्टम ड्यूटी में भी उसका इम्पैक्ट ले ले। ठीक है। देखो 3 सब सेक्शन 7 क्या बोलता है आईजीएसटी का,
same rate as applicable in the goods of year. Any article which is imported into India shall be liable to integrated tax in addition to custom duties as chargeable. IGST shall be applicable at the same rate as is applicable on goods supplied in India. ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि लोकली जो हमारा टैक्स लग रहा है आईजीएसटी वगैरह उसको ये कवर कर देंगे. यहाँ सिर्फ आईजीएसटी की बात कर रहे हैं, सीजीएसटी आईजीएसटी क्यों नहीं? हाँ, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है? हाँ तो मैं कुछ एक टर्म के लिए वेट कर रहा हूँ, कुछ एक टर्म आएगा. हाँ हाँ हाँ, सही जा रही है. ये इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, तो इसलिए ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो रहा है. हाँ ठीक है. जीएसटी कंपनसेशन से इन एडिशन शैल बी लायबल टू, ये तो ठीक है. अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे आ गए अपन. ठीक है, ये देखो टिल 1/7/2017, ये कौन सी डेट है, क्या हुआ था इस दिन? ये फिर सीवीडी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, दिख रहा है ना? और लाइक्स गुड्स, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, अब तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना शायद ये तो. एक्साइज ड्यूटी वाज यूजुअली इम्पैक्टेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो भी मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ उस पे लगता था सिर्फ. तो अब इन लोगों ने उसको कवर करने के लिए ये पहले सीवीडी लगती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर कवरिंग एक्साइज. ठीक है, कुछ चीज़ों में आज भी लगती है जो जीएसटी इसमें नहीं कवर हुआ है, बट अब वो तुम लोग को शायद नहीं होगा उतना एप्लीकेबल, तो कोई मतलब नहीं उसमें उसके. फिर हमने आईजीएसटी की बात की, ये वही आईजीएसटी आ गया. हाँ ये देखो, ये बस पॉइंट दिया तुम लोगों को कि अल्कोहलिक लिकर का जीएसटी में क्या बोला है. वेदांत बेटा फंस गए हो तो. क्या बोला है? अल्कोहलिक लिकर क्या रहता है, एग्जेम्प्ट है. हाँ, नॉ वो टैक्सेबल ही नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली उसको डेफिनेशन से ही अलग अलग किया हुआ है. ठीक है, हाँ. एग्जेम्पशन नहीं, एग्जेम्पशन कौन से हैं? जो सेक्शन 11 में डिफाइंड है, जो 11 की वो जो पूरी लिस्ट है ना, वो एग्जेम्पशन है. ठीक है. अ, तो फिर अब इसमें अगर आईजीएसटी नहीं लगता था तो इंपोर्ट के टाइम पे उस पर आईजीएसटी की कवरिंग ड्यूटी भी नहीं लगेगी, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लग रहा ना. आप अल्टीमेटली आपकी अप्रोच क्या है, आप वो चीज़ लगा रहे हो जो यहाँ पे लग रही है लोकली इंडिया में, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी ट्रेडर सप्लायर को लग रही है. हम अगर यहाँ पे वो लगा ही नहीं रहे तो आपको इंपोर्ट में भी लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट जो दूसरे टैक्सेस लग रहे हैं, अगर जीएसटी नहीं लग रहा है तो अगर एक्साइज और सेल वैट लग रहा है तो वो सब लगेगा फिर उसमें. ठीक है. अब वही चीज़ अगर आईजीएसटी लग रहा है तो भाई फिर सीधी सच्ची बात है ना, जीएसटी का क्रेडिट भी दो. अगर आप जीएसटी लगा रहे हो, आप अगर आउटवर्ड जैसे अपने जीएसटी में जो पढ़ा कि हमने अगर आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी के टाइम कैलकुलेशन के टाइम जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया है उसका मैं क्रेडिट लेता हूँ ना, मैं नेट में लाइबिलिटी पे करता हूँ. मोटा मोटा याद है ना कॉन्सेप्ट? क्या होता है कि मैंने आउटवर्ड लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इनवर्ड में जो मैं पे कर चुका हूँ उसको मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, नेट में जो मेरी लाइबिलिटी आएगी वो मैं जीएसटी रिटर्न में पे कर दूंगा. यही होता है कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर मैंने इंपोर्ट के टाइम पे कर दिया है, अब मेरे को अगर एक्सपोर्ट के टाइम पे तुमको लगा रहे हो टैक्स तो मैं उसका क्रेडिट ले लूंगा, क्योंकि जीएसटी है ना भाई फिर तो. कोई क्वेश्चन अभी तक? अ, देखो ये है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये इट यूज टू बी लेवीड टू ऑफसेट सेल्स टैक्स वैट, वो तो अब अलग ही हो चुका है, इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड अंडर जीएसटी. ये अब नहीं लगता है, but is levied only on imported goods for which GST is not applicable. For example, exactly. हाँ, प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है कि वो लगाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड इन इंडिया. ठीक है. हाँ ठीक है. फिर सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है? अनस्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स. हाँ, फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी प्रपोज किया हुआ है कि स्टील इंपोर्ट्स जो चाइना वियतनाम से होते हैं उसमें इन लोगों ने सेफ गार्ड ड्यूटी अभी इम्पोज की हुई है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस में अगर इंपोर्ट हो जाएगी तो लोकल इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए इन्होंने ये प्रपोज किया हुआ है. दिस इज
सेफ गार्डिंग द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, अब जैसे अभी मैं ये चाइना वाली बात कर रहा था, अगर किसी एक दूसरे देश से मैं जहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे अगर इन्होंने कुछ उस देश की सरकार ने वहाँ पे अगर कुछ भी सब्सिडी दे रखी है तो उसका मेरे को बेनिफिट यहाँ मिल रहा है। बट अब मैं एज ए लोकल, मैं जब इंपोर्ट कर रहा हूँ तब मुझे मिल जा रहा है, बट मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यहाँ तो नहीं दी है, यहाँ की जो सरकार है उसने वो सब्सिडी का बेनिफिट नहीं दिया है, तो उसको काउंटरवेल करने के लिए इन्होंने एक और ड्यूटी लगा दी कि ये प्रोविजनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, कि जो सब्सिडी आपको दूसरी सरकार से मिल रही थी दूसरी कंट्री से, वो हमने अगर यहाँ नहीं दी हुई और आप वहां से वो बेनिफिट लेके यहाँ आ रहे हो तो हम उसका बैलेंस ड्यूटी यहाँ पे लगा देंगे ताकि आप एट पार आ जाओ यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से। ठीक है। आपने ये दो तीन ड्यूटीज के साथ देखा होगा इन लोगों ने आगे एक प्रोविजनल टर्म लगा दिया, है ना? वो समझ आया क्यों हुआ है? क्या हो रहा है कि देखो, अब इंसान तो इंसान है ना, वो तो किसी भी चीज को कहाँ से भी कहाँ तक का क्या क्या बिजनेस कर रहा है। अब जरूरी नहीं है हर चीज का टैक्स डिफाइंड है, हर चीज को हमने कवर किया है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया, ऐसा कुछ आइटम आ गया जिसको हमने लिस्ट में नहीं डिफाइन किया या आप लिस्ट में नहीं देख पा रहे हो या सरकार ने अभी तक उस पर कोई डिस्कशन चालू है या केसेस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो प्रोविजनली उनके पास पावर है कि वो लोग क्या करेंगे, प्रोविजनल असेसमेंट करके एक ड्यूटी लगा देंगे कि भाई ठीक है अभी के लिए ड्यूटी पे कर दो आप, और फिर बाद में जब इसमें कंक्लूजन होता है, जो भी क्योस चल रहा था, जो भी कंफ्यूजन चल रहा था, वो अगर सॉल्व हो जाता है जब भी, और उसमें फिर जब फाइनल ड्यूटी कैलकुलेट हो जाती है तो जो भी बैलेंस होता है वो उसका बाद में एडिशनल, या तो आपको रिफंड करना है तो रिफंड, या तो आपसे कलेक्ट करना है तो कलेक्ट, वो बाद में कलेक्ट कर देंगे। तो फॉर द टाइम बिंग उसको उन्होंने प्रोविजनल ड्यूटी बोल के उतना चार्ज करके उतना कलेक्ट कर लेंगे आपसे, क्योंकि क्लियर तो पेमेंट के बाद ही होगा, है ना? या तो चाहे इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, ड्यूटी पे होने के बाद ही क्लियर होंगी चीजें। ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब ये क्या है, हम जो अभी मैं डंपिंग का ही बोल रहा था, क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा समझ में आता है सरकार को कि कोई एक पर्टिकुलर देश ये कोशिश कर रहा है कि भाई पूरा अपना कचरा सामान जो वहां पे नहीं चल रहा है वो एक देश में लाके पूरा डंप कर दे रहे हैं उठा के, तो टिकटॉक बोल लो तो ये वो क्या कर रहे हैं कि पूरा लाके यहाँ पे डंप कर दे रहे हैं अगर, तो उसकी कोशिश ये है कि भाई ये ना हो कि आप अपना इंडस्ट्री बचा रहे हो, हमारे यहाँ पे लोकल पूरा खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो वो उसको प्रोहिबिट कर देंगे, उसको वो अलग कर देंगे कि नहीं ये सब नहीं हो सकता, उस पर भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो वो कौन सी ड्यूटी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है। इंटेंशन समझते चलोगे, बैकग्राउंड समझते चलोगे ना तो याद होती जाएंगी चीज़ें। अब थोड़ा सा ड्राई तो है ही, अब क्या करेंगे। देखो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये तो अब इनकम टैक्स में कौन सा पड़ा था? अभी है कि नहीं? 50 लाख के ऊपर है ना सरचार्ज? पढ़ रहे हो ना? अब मैं तो क्या है, हमारी फील्ड ही है ना, मैं तो आड़े टेढ़े कहीं से कुछ ना कुछ सवाल कर ही दूंगा। देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया नीचे। अच्छा, मैंने कल इंट्रोडक्शन दे दिया था ना अपना, बता दिया था, मेरा मेरा नहीं पता क्या तुम लोगों को कुछ? तो देखो, मेरा क्या जानना है, क्या बताऊँ यार वैसे में। तो हाँ, मैं सीए हूँ और मैंने एलएलबी भी कंप्लीट की है और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। बीच में आर्टिकलशिप के टाइम पे 1 साल के लिए पूना गया था मैं, और फिर उसके बाद मैंने वापस अपनी यहीं से कंटिन्यू की थी आर्टिकलशिप। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से शुरू की थी आफ्टर स्कूल। और हम लोग को तब अजय भैया, ये अभिषेक भैया, इन लोग के इनिशियल बैच में होते थे हम लोग। तो तब तब से एक वो टच था। फिर उसके बाद अब अभी भैया ने बोला कि ले रहा है कस्टम्स का बैच, तो चलो ठीक है देखते हैं, आओ समझेंगे। उनको लगा कि अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ चीज़ों में, थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ तो हम लोग को एक प्रैक्टिकल टच मिल जाएगा, थोड़ा एक डिफरेंस हो जाएगा, और सब्जेक्ट थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है, इंपॉर्टेंस कम होती है, तो एक थोड़ा सा शक्ल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ उनकी उम्मीद थी ऐसी। अब बाकी तुम लोग बताओगे। पता चला और ख़राब करके चला गया। मैं क्लियर हुआ हूँ 23 मई 23 में। हाँ। आयुष श्याम अग्रवाल। और बताओ, और पूछ लो। नहीं नहीं, बिल्कुल ले लो यार टाइम। देखो, समझ आ रहा है थोड़ा सा बोरिंग है, 5 मिनट लगाएंगे बिल्कुल ईमानदारी से, फिर वापस पढ़ाई पे आ जाएंगे, कोर्स कंप्लीट करना है अपन को, है ना? पर अभी तुम लोग 5 मिनट कर सकते हो, जो भी करना है ले लो, थोड़ा सा टाइम, पानी वानी पी लो, थोड़ा चार्ज अप हो जाओ, डेड मत देखना, कोई खड़ा कर दूंगा सबको। अच्छा अच्छा लगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लूंगा ये तो मैं।
अभिषेक भैया को ऐसे कॉपी नहीं कर सकते यार, अभिषेक भैया की प्रेजेंस अलग है। सुन ना रहे हो? अजय भैया। अच्छा। अजय भैया से तो मैं और अभिषेक भैया दोनों ही पढ़े, मेरे से पहले अभिषेक भैया पढ़ रहे थे, बाद में फिर मैं पढ़ा उनसे। ये बस, बस बस मौका चाहिए था, क्यों अब ये सब करने दो, चलो फटाफट कर लो, है ना, 5 मिनट है बिल्कुल। हाँ क्या? अच्छा। अजय भैया ने सबसे पहले उनसे पढ़ा था मैं, वो तो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं ना वो तो। लॉ पढ़ाते थे, ऑडिट पढ़ाते थे, वो बहुत खतरनाक पढ़ाते थे वो। सीए, देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है टफ तो हरी कुछ है ना। अपन अब करने जाएं तो आज की डेट में देखो, एक यहाँ पे लोगो होता था, अभी भी है कि जो मेरे को याद था, यहाँ पे वो बैनर लगा था, टफ इज व्हाट मेक्स इट वैल्यूएबल, अदरवाइज एवरीवन वुड डू इट, डिफिकल्टी इज व्हाट मेकिंग इट वैल्यूएबल। मतलब वरना तो क्या ही है ना, बीकॉम कर लो, क्या मिल रही है, कहाँ हर जगह मिल रहा है। अब मैंने मेंशन भी नहीं किया, बीकॉम भी किया है मैंने, बोला ही नहीं कि किया है, कोई काउंट ही नहीं करते, ध्यान देते हैं क्या उसको कोई। पर ये है कि देखो, जब हो जाओगे, अब खुद सोचो ना, जब ऐसे लगे कि यार बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, तो मैं ऐसे किया करता था, कांच के सामने अपने नाम के आगे अपना टाइटल लगा के बात करना, खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। सोचो सीएस जब बनोगे तो नाम के आगे लगाओगे, भाई वैल्यू अलग होगी। तुम खुद सोचो, इस कोर्स के पीछे जब तुम लोग कर रहे हो, तो आते जाते लोग तुमको एक इज्जत से देखते हैं, एक रेपुटेशन से देखते हैं कि भाई सीएस होने वाले लोग हैं ये लोग, ये हल्के फुल्के लोग नहीं है, मजाक थोड़ी है भाई। अपने प्रोफेशंस की यार, अपन अब क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर ना, अपन लोग इसी में बैठे तो अपने को कोई इज्जत नहीं है। अपने को लगता है ये हम यहाँ बैठे बैठे बोलते रहते हैं फ्रेटर्निटी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, पर भाई इज्जत तो है उसी से, उसी से तो बने हैं अपन। तो एक कहीं ना कहीं मन में एक रिस्पेक्ट तो है उनके लिए, आल्मा मैटर है। हम्म। और तुम लोग कैसे चल रहे, पढ़ाई वढ़ाई चल रही नहीं चल रही? ये जवाब तो पूरे देते हैं, मेरे को बहुत शक जाता है इस पे। हाँ। क्या क्या बोले सुभाष? बहुत सीधा लड़का है ये। आज अलमा से इतनी शांत क्यों है? पढ़ के नहीं आई है क्या? हाँ, और कोई सवाल बताओ। ये सीए की जर्नी बढ़िया तो थी यार, देखो मजे तो किए हम लोगों ने, हम लोग। अब कभी किसी दिन फुर्सत से बैठेंगे तो बताऊंगा, यहाँ पे आईटेक्स की भी इतनी स्टोरीज है हम लोगों की, इतनी हरकतें करते थे। वो हम, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भैया लोग वो पार्टी क्या करते हैं ना, न्यू ईयर पार्टी और टीचर्स डे पार्टी और ये सब, वो शायद हम ही लोगों ने शुरू करवाई थी, वो इतना बिल्कुल भैया के पीछे पड़ गए। और अबे तो अभी रिजल्ट आने दो ना, पास हो सब, फिर उसके बाद करेंगे पार्टी, क्या है, कोई बड़ी बात है क्या, सब पार्टी वार्टी सब कर लेंगे अपन लोग, पूरी ऐश कर लेंगे। देखो टाइम टाइम पे सब कर लेंगे, और इतना तो है, ये तो आईटेक्स का तो वही फील है यार, यहाँ पे अपन सब कर लेते हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हो जाती है, और मजे के टाइम पे मजे हो जाते हैं। वो माहौल तो हमेशा से ही रहा है यहाँ पे। हम लोग के टाइम पे तो ये बाजू वाली क्लास ही नहीं थी, ये जो ये सेक्शन पूरा बन गया ना एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा था ही नहीं, सिर्फ ये क्लास थी, वो क्लास थी, पूरा खुला हुआ एरिया था ये, बाद में ये बन गया पूरा। हाँ और बोलो। अरे यार तुम लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हो यार। नहीं यार, फाइनल नहीं हुआ, मतलब आईपीसीसी तक मैं निकाल लिया था एक एक बार में, आईपीसीसी में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था मैंने, महाकौशल टॉपर था, यहाँ पे सारे वो लगे थे, ब्रोशर वोशर वो पूरे लगा दिए थे मैंने। बट फिर फाइनल में कोविड आ गए, तो 2 साल तो उनने ही बर्बाद कर लिए तबीयत से। फिर उसके बाद फिर निकल गया था मैं। पर वो हाँ, कोविड वाला टाइम बहुत बर्बाद हुआ वो, मतलब मैं ज़्यादा लूडो नहीं खेल पाया। जमाना लूडो खेल रहा था, हम लोग जीएसटी और इसी सब में जूझ रहे थे,
और फिर उस समय क्या हुआ कि इन लोगों ने सीए का रेजीम भी चेंज कर लिया, न्यू न्यू कोर्स, मतलब उसमें न्यू स्कीम और ये वो फलाना, तो एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कई धरने हो रहे हैं, पेपर नहीं होने चाहिए, और वो एक्सटेंशन आए जा रहे हैं। प्रवीण शर्मा सर अलग धरने पे बैठे हैं वहाँ पे, वो दिल्ली वाले अलग धरने पे बैठे हैं, पेपर आगे बढ़ाओ, बच्चे पेपर कैसे देंगे, ये वो। और फिर बाद में आईसीआई हीरो हमारा इंस्टीट्यूट, सबसे पहले हम ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो और किसी के कुछ नहीं हो रहा, आईसीआई के पेपर कंडक्ट हो रहे हैं तो लोग मास्क पहन पहन के जा रहे हैं, एक दिन पहले वहां जा रहे हैं, दूसरे दिन पता चल रहा है वहां पे और बच्चे इन्फेक्ट हो गए, और ये वो कुछ भी चल रहा, कुछ भी चल रहा है। और देखो हंसी मजाक अपनी जगह, पर उस समय थोड़ा सा एक खौफनाक माहौल भी था। तो बच्चे जा रहे दो दो मास्क पहन के, दूर दूर रह के, ऐसे बिल्कुल दूर दूर होके जा रहे, और फिर वहां जाके डर रहे, और फिर पता चल रहा है एक आध कमरे में कोई एक इन्फेक्टेड मिल गया, और सब में ऐसा हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, भगदड़ हो गई, डर मच रहा है सब में। और फिर उस समय तो उन लोगों ने ऐसा, क्या होता था ना कि अब इन्फेक्टेड तो थे ही लोग, तो किसी के घर में या कुछ हो गया, तो फिर उनको उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया था कि आप 3 पेपर के पहले पहले तक ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो हमने सपोज 4 पेपर एक ग्रुप का दिए, एक ग्रुप में 4 पेपर थे, तब हमारे 8 पेपर्स थे। तो पहले ग्रुप के 4 पेपर्स हैं, मैंने 3 तक दे लिया, और तब तक कोई इन्फेक्ट हो गया घर पे, कुछ ऐसा सीन हो गया, तो आप पेपर देने मत आओ, आप ऑप्ट आउट कर लो, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना फिर। ऐसी स्कीम्स, अरे बहुत कुछ कुछ किया था। अब देखो नॉर्मलाइज तो करना था ना यार, अब कैसे, वरना तो बैठ ही रह जाते सारे। लॉकडाउन जैसे थोड़ी ना बैठे रहना था, इकोनॉमी रुक गई थी बिल्कुल। पर वो उस समय के लिए अपन को ठीक लग रहा था, मैं भी नहीं पढ़ रहा होता तो अच्छी लगता, मजा आती, बैठे रहते। पर जब तक पढ़ाई चल रही थी तब तक तो समय ही नहीं आगे बढ़ रहा था। ठीक है, टाइम टाइम की बात है। और तुम लोग का कैसा रहा, बताओ तुम लोग का लॉकडाउन कैसा रहा? अच्छा। अच्छा, तो तुम लोग वो नहीं हो गया, फ्री में पास वाले नहीं हो गया? ओ तुम लोग, अच्छा, तुमसे उनकी हिम्मत की, उनके हिस्से की मेहनत तुमसे करवा ली क्या? ये सही है। पर अच्छा है ना, तुम लोग सोचो अगर ये पास हो जाते, वो बच्चे आज की डेट में कितने बदनाम है बताओ। तुम लोग कोविड में पास हुए, बेचारा कोई पढ़ भी रहा होगा तो भी बदनाम है कि कोविड में पास हुए, रहने दो, कोई मतलब नहीं है। अरे यार सही बात भी, मैं भी उसके फेवर में, इसी चक्कर में तो तुम्हारा सीयूईटी और ये सब आ गया, कि तुम लोग फ्री में पास हो रहे, तो उन्हें लगा दिया ऐसी थोड़ी ले लेंगे, डेली वेली थोड़ी ले लेगा तुमको ऐसे ही। हाँ। बहुत लूडो खेला है तूने ना। तो फिर क्या खेल रहे थे सब लोग? क्या मजा आ रही थी लॉकडाउन में? नहीं यार, सन्नाटा तो बहुत भयंकर था, बंद तो ऐसे पड़े रहते थे, लोग कुछ भी कर रहे, थाली बजा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अरे नदियां वदियां बहुत भयंकर साफ हो गई थी यार, मजा आ गया था। ऐसी अफवाहें चलने लग गई थी, कहाँ कहाँ वेल दिख रही है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब बहुत बढ़िया, जल्दी भेड़ाघाट में भी आ रही है। चलो आ जाएंगे वापस। सब यही है, पानी वानी सब ले आए ना, कोई बाहर तो नहीं है? चलो ठीक है। हाँ, तो अब हम कहाँ थे, हमने सोशल वेलफेयर सरचार्ज पढ़ लिया। फिर ये सब तो बकवास है, ₹8 पर लीटर सब। हेल्थ सेस क्या होता है ये? हेल्थ सेस नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? अच्छा, ये एक जनरलाइज्ड की, जैसे जीएसटी में होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, वैसे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है इंटरनेशनली। क्या 6 डिजिट्स यूज़ करते हैं। और हाँ बढ़िया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, तुम लोग को ज़्यादा जानना हो तो यहाँ से पढ़ लेना, ज़्यादा समय हो तो। और फिर कस्टम टैरिफ एक्ट पे आ गए यार, अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, आगे चलो चलो फटाफट, ज़्यादा बात कर रहे हैं। फिर ये अब यहाँ पे इन लोगों ने दिए, जैसे रूल्स डिफाइन कर दिए वैल्यूएशन के लिए इन्होंने, कस्टम टैरिफ एक्ट में, ठीक है, 1970, पर उन्होंने एक जनरल पॉइंट दिया कि भाई इन रूल्स पे आप तभी आओ जब कुछ कंफ्यूजन, अगर आपको सीधे सच्चे ओपन मार्केट वैल्यू मिल रही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू डिफाइन हो रही है, तो फिर फालतू इन सब चीज़ों में मत घुसो आप, जनरल पॉइंट लेके चलो। पर जब अगर वहां से नहीं मिल रहा है कुछ, जब कुछ एक क्योटिक पोजीशन आ रही है जहाँ के लिए हमने रूल्स डिफाइन किए हैं, तब वो आप रूल्स में घुसो। और वो रूल्स का भी उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने ऐसे दिया कि रूल 1 पे जाओ, वो नहीं लग रहा है तो फिर रूल 2 पे जाओ, फिर ये नहीं लग रहा है फिर रूल 3 पे जाओ, ये नहीं लग रहा है फिर रूल 4, तो उन्होंने ऐसा मेथड ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट रूल्स पे गए। रूल्स ऐसे कोई बहुत वो नहीं है कि हाँ हमको इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स में हम जैसे पढ़ते हैं वैसे वाले रूल्स। इन जनरल रूल्स हैं कि भाई क्या, अ, जैसे ये है,
अनफिनिश्ड आर्टिकल्स की भाई अब मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने अच्छा दिया। अब मैं कोई गाड़ी इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गाड़ी इंपोर्ट हुई, उसमें टायर नहीं लगे, सिर्फ मेरा ऊपर का हिस्सा इंपोर्ट हो रहा है, आके ले गए, हाँ, आके लेके आ गए, और फिर तुम क्या बोल रहे हो ड्यूटी पे जाने, भाई कार है ही नहीं, तू चला के दिखा दे, चलेगी ही नहीं, तू दिखा दे, कार ही नहीं है। हाँ तो फिर तुम लड़ लो, फिर तुम प्रॉपर ऑफिसर है, मैं बोलूंगा एक नहीं दो कार है, तू आ जा, फिर बोल क्या एक है, वो तो उल्टे चढ़ना है। ऐसे ही फिर केमिकल वाले पोर्शन के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई मिक्सचर्स एंड कॉम्बिनेशंस वो सब उसमें इंक्लूडेड माना जाएगा, फिर उसमें ये सब नहीं कर सकते आप कि नहीं भाई ये अलग है ये अलग है, फालतू बातें मत करो। ये रूल 3, ठीक है, स्पेसिफिक। अब इसमें इन लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि आप टैक्स लगाओगे तो कैसे लगाओगे। हाँ, ठीक है। ये पढ़ा था क्या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, इसको स्किप करता चलूँ। हाँ, एकन का मतलब क्या होता है, एकन मतलब होता है सिमिलर, किसी भी चीज़ से सिमिलर। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं मिल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा है, इसका स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इससे सबसे क्लोज जो रिलेटेड चीज़ मिल जाए या क्लोज जो सबसे मोस्ट सिमिलर चीज़ मिल जाए और मार्केट में जो ट्रेड हो रही है, मैं उसको उठा लूंगा, उसकी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल कर दूंगा। ठीक है। फिर वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन पे अपन आ जाएंगे, एक बार डेफिनेशंस कंप्लीट कर ले तो उसके बाद सिर्फ अपने यही बचेगा। इसमें ना तुम लोग को एक ही टर्म, बस इसको एक हिंट करने वाला हूँ मैं। ये एक टर्म आने वाला है, फ्री ऑन बोर्ड और कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF। ये क्या होता है, हम जब वैल्यूएशन करते हैं ना, तो हम कैसे करते हैं, तो जो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया तो था शायद, देखो, जब दो तरीके की वैल्यूएशंस, मतलब असेसेबल वैल्यू पे पहुंचने के लिए ना, उसके पहले हम दो तरीके की टर्म्स यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली, कि मैं एक इंपोर्टर हूँ, कोई एक दूसरा सप्लायर दूसरे देश में, मैं उससे इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि मैं किस प्राइस पे इंपोर्ट करूंगा या क्या करूंगा, कहाँ से शुरू होगा। तो उसमें दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है FOB कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है CIF कॉन्ट्रैक्ट। FOB क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि जहां से एक्सपोर्ट होने वाला है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये USA है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे USA में मेरी फैक्ट्री है। ये किसकी फैक्ट्री है, एक्सपोर्टर। अच्छा ये मत करो, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये इंपोर्टर यहाँ बैठा है, ठीक है। हाँ, अब ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मेरे गुड्स बने और ये इनका पोर्ट है US का, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जा रहा है सामान, यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस इंश्योरेंस लग गया, खर्चा लग गया, ट्रैवलिंग लग गया, सब लग गया। अब यहाँ पे जो ये है, दिस इज बोर्ड, यहाँ पे शिप पे चढ़ाओगे सामान फॉर एक्सपोर्ट, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होके यहाँ इंडिया पहुंचेगा। ये पानी है, ठीक है, ये नदी देख लो तुम लोग, और शिप देख लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। थोड़ी राइटिंग से एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। ये फ्री ऑन बोर्ड FOB वैल्यू है, ठीक है। ये टर्म काम आएगा आगे। अब इसमें जब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इंश्योरेंस और फ्रेट, किसका, जो ये शिप से या इससे ट्रैवल होके जब इंडिया, दूसरे US से इंडिया आ रहा है, इसको जब जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, CIF, विच इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। आपको पेपर में ना इसके भी सवाल कई बार दिख जाते हैं, बहुत बेसिक है ये मतलब फर्स्ट स्टेप है, कि इसमें आप ये कैलकुलेट करते हो कि FOB प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ फ्रेट इज इक्वल्स टू CIF, ठीक है। ये बहुत बेसिक होता है, इसका इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इन जनरल ये होता है कि FOB आपका मैक्सिमम 20% लगता है, और CIF इंश्योरेंस का इन्होंने रेट दिया हुआ है 1.125% का, उतना लगता है। पर उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई है कि कभी एक्चुअल दी हुई है वैल्यू तो आप एक्चुअल यूज करोगे, ये तो हम उस पर भी आ जाते हैं अभी, बट ये टर्म्स याद रखना है, FOB और CIF फुल फॉर्म। हाँ, ठीक है, ये है एक डेफिनेशन।
नहीं, FOB प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट इज इक्वल्स टू CI। ठीक है, हम कहाँ थे, ये तो गोदावरी हो गई। एक मोटा मोटी ये पिक्चर देता हूँ अभी, अपनी जब इतनी बात हो गई है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर का भी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा अब तुम लोगों को। तो इसमें लोग कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है पर्सन इंचार्ज, ठीक है, एक होता है बॉन्डेड वेयर हाउस कीपर, एक होता है कस्टोडियन। हम इसके रूल लॉज के साथ बात करते जाते हैं तो तुम लोग को समझ आता जाएगा। जो पर्सन इंचार्ज है, पर्सन इंचार्ज कैसे, जो हमने अभी बात की थी कि एक एक करके आपका नाम और फिर अनुकृति। हाँ, कौन, अभी हमने टर्म सुना था। नहीं, उसका कोई और था, मास्टर ऑफ वेसल। हाँ, हाँ, कमांडर किसका था, पायलट था, कमांडर शायद ट्रेन में था। हाँ, ठीक है। फिर ये पर्सन इंचार्ज है, तो इसका बेसिक रोल क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो पूरे से होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लेगा, या तो वो क्या करेगा, वेयर हाउस में डाल देगा, है ना। दो ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर वेयर हाउस में डालेगा तो वेयर हाउस का कौन, बॉन्डेड वेयर हाउस कीपर हो जाएगा। जब वेयर हाउस में डालते हैं ना तो ऐसे ही नहीं होता कि हाँ भाई डाल दे तू वेयर हाउस में रख ले, भाई जब वेयर हाउस में रखवाएगा ना तुमसे पैसे रखवाएगा, किस चीज़ के, वो डिपॉजिट रखवाएगा। जितनी भी ड्यूटी होनी थी ना उसका ट्वाइस या थ्राइस अमाउंट उसमें डिफाइन किया उन्होंने, उतना अमाउंट वो रखवा देगा आपके पास डिपॉजिट, उतना आप रखो, और फिर वहाँ के वेयर हाउस के रेंटल चार्जेस भी लगेंगे आपको। ऐसे ही नहीं है कि सरकारी दामाद रख दिया पड़ा हुआ सामान, आपको उसके पूरे खर्चे देने पड़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपने ये दिया, आपने ये ड्यूटी दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने, जैसे ही मैं बोला था, वेयर हाउस रेंट दिया। अब इसको ना इनडायरेक्ट क्लियरेंस बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए नहीं गया, ये पहले कहाँ गया है, वेयर हाउस में गया है ये पहले। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वेयर हाउस में डाला आपने, या तो आपने इसको डायरेक्टली क्लियर कर दिया। डायरेक्टली अगर क्लियर कर दिया तो पहले ही कस्टोडियम के पास गया, कब तक के लिए, जब तक के लिए आपका ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। आप इंपोर्ट ड्यूटी का असेसमेंट करवा रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा है, प्रॉपर ऑफिसर चेक कर रहा है, फिर वो क्लियर होकर अनलोडिंग हो रही है, अनलोडिंग होने के बाद आप एक्सपोर्ट करवाओगे, है ना। तो ये सब जब प्रोसेस चल रहा है तब तक, तो ये वाला प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट क्लियरेंस का, कि ये सीधे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तक कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हुई, एक पर्सन इंचार्ज आया। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपोर्टर आ गया, इंपोर्टर क्या करेगा, ये यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा फॉर, कितने तरीके की बिल ऑफ एंट्री होती है, बात की थी अभी अपन ने, दो तरीके की होती है, या तो फॉर होम कंजम्पशन, या तो फॉर वेयर हाउसिंग। ठीक है, ये सब अभी अपन को रिटर्न भी मिल जाएगा, पर इससे थोड़ी सी एक पिक्चर फॉर्म हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, कस्टोडियन जो हमने बात की, वेयर हाउस मैनेजर और कस्टोडियन, उसके पास क्या क्या रोल्स हैं, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले वो अनलोड करवाएगा, अपनी प्रेजेंस में अनलोड करवाएगा सामान को। ठीक है, फिर वापस से अगर लोड होना है, उस पर भी अभी आता हूँ मैं। तो वो वापस कैसे, वापस से लोड होना है, कल हमने एक टर्म पढ़ा था, ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट। नोट्स में आया था क्या, डेफिनेशन में आया था क्या, नहीं आया। ठीक है, उस पर आता हूँ, तो वहां पे ये लोडिंग काम आएगी। फिर उसके बाद हैंडलिंग, अब ये सब सामान उतर गया है तो उसको जब तक के लिए ड्यूटी व्यूटी चल रही है या वेयर हाउस में डाले तो तब तक के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो कस्टोडियन की होगी, या अगर वेयर हाउस में तो वेयर हाउस बॉन्डेड हाउस कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और या तो जब तक ड्यूटी चल रही है अगर डायरेक्ट क्लियरेंस से निकला है तो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इंपोर्टर की क्या ड्यूटी है, भाई एक ही ड्यूटी है, टैक्स पे करो, है ना। कस्टम ऑफिसर का क्या रोल है, कि भाई सारे लीगल एस्पेक्ट्स चेक करेगा, तुमने सारा सब कुछ कंप्लाई कर लिया कि नहीं कर लिया। ये क्या है, सही जा रही हो। हाँ, फिर ड्यूज कलेक्ट करेगा, जितनी भी ड्यूटीज है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो मोटा माटा यही इनका रोल रहता है ना। फिर अब इम्पोर्ट, हम्म, यही केस है, ये केस है ट्रांसशिपमेंट का, कि मैं बैठा हूँ विशाखापट्टनम में, पर अब तुमने लेके आ गए, तो आजकल क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं जो आपको बोल देती हैं कि हाँ ठीक है ना, आप जहाँ बैठे हो हम आपको वहाँ पे इंपोर्ट करके देंगे, वहाँ पहुँचा के देंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि वही वेसल जा रहा हो। तो
दो तरीके के टर्म्स होते हैं, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है कि आपकी दो वेसल्स हैं, सेम वेसल नहीं जाएगी। मेरी एक वेसल आई यूएसए से, जो हमने एग्जांपल लिया था अभी यूएसए वाला, यूएसए टू इंडिया, तो इंडिया मुंबई पोर्ट तक एक वेसल से आ गया। अब यहाँ पे सामान उतरा, यहाँ से एक दूसरे वेसल में वो सामान लोड हुआ और फिर यहाँ से वो पहुंचा विशाखापट्टनम। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट। क्या हुआ? ट्रांसशिपमेंट। ट्रांस इज फॉर ट्रांसफर एंड शिपमेंट। तो वो क्या हुआ कि यहाँ से उतरा सामान और फिर दूसरे में लोड हुआ और फिर वहां से वहां पे विशाखापट्टनम पहुंचा, दैट इज ट्रांसशिपमेंट। अब ट्रांजिट क्या होता है कि वो आई, किसी भी कारण से रुकी नहीं रुकी और वो उसी में निकल गया सामान आगे। हाँ, जो मतलब देखो मैंने उसका शायद बनाया भी है, ये ये देखो, दिस इज ट्रांसशिपमेंट। कि एक यूएसए से निकला, ये पोर्ट 1 है, ठीक है, ये पोर्ट 1 है, यहाँ पे आया सामान, यहाँ पे उतरा, अब यहाँ से मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्यों? क्योंकि इंपोर्टर यहाँ बैठा है। तो यहाँ पहुंचाने के लिए जो ये मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट इज ट्रांसशिपमेंट। ड्यूटी कभी भी कब लेवी होगी? जब आप गुड्स वो बाहर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करोगे? फॉर होम कंजम्पशन जब फाइल करोगे तब आपको ड्यूटी लगेगी। तो आपको यहाँ पे नहीं लगेगी कि आपने पोर्ट 1 पे उतारा तो आप यहाँ पे ड्यूटी पे करो वहां पे, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? टू कम इनटू इंडिया। अब जब इंडिया में आ गया है तो ड्यूटी तो एक ही बार लगनी है, आपने दो बार थोड़ी ना इंडिया में बुलाया। आप मुंबई से विशाखापट्टनम बुला रहे हो तो आप तो इंडिया के इंडिया कर रहे हो ना, उसमें थोड़ी ना ड्यूटी लग रही है। आपको ड्यूटी लगनी है यूएसए से इंडिया की। तो आप जब एक बार पोर्ट से क्लियर कर दोगे, इसलिए यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि जब तक इसमें टैक्स लगा नहीं है तब तक ये इंपोर्टेड गुड्स है। अभी इस पे है टैक्स नहीं लगा है तो इंपोर्टेड गुड्स हैं। मैंने इसलिए याद दिलाया था, क्या हमको टैक्स चाहिए। हमको टैक्स किस पे मिलेगा? कस्टम ऑफिसर को टैक्स चाहिए, वो किस पे इंटरेस्टेड रहेगा? जिसमें टैक्स नहीं लगा है। इंपोर्टेड गुड्स में इसलिए तो इंटरेस्टेड है। तो इंपोर्टेड गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट येट टैक्स्ड। Tax is going to be levied on the imported goods. Once they are taxed and now they are being transferred from one port to another, then those goods are called coastal goods. ठीक है? देखो, ड्यूटी ओनली पेएबल एट क्लियरेंस, ठीक है। अब ऐसे गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट में क्या होता है कि यूएसए से यहाँ आ रहे हैं, ये एक पोर्ट है, ठीक है, ये एक पोर्ट है, ये यूएसए से हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ जाना है, तो भाई अब यहाँ से हमारी शिप रुक नहीं रही है, यहाँ पे सामान मेरा उतर नहीं रहा है। यहाँ से मैं चल के फिर यहाँ से पूरा होते हुए ये पूरा, अब इसको इंडिया ही अज्यूम कर लेना, इंडिया ये हो, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो दिस इज ट्रांजिट। वो चल रही है शिप, मैं देख रहा हूँ कि वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, और वो गई, तो वो ट्रांजिट है, ठीक है। मेजर डिफरेंस इसी में होता है कि ट्रांसशिपमेंट में सामान उतरेगा, वेसल चेंज होगी, बट ट्रांजिट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको आगे एक कंपैरिजन मिलेगा ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट का, तो वो कल पढ़ के आएंगे अपन लोग, है ना। हाँ। नहीं, जब कैसे, मैंने क्या बताया, टैक्स कब लगेगा? जब आप फाइनल क्लियरेंस के लिए फाइल करोगे। हाँ, क्या डॉक्यूमेंट फाइल करोगे? कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करोगे? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। देखो, अ, ये एक ब्रॉडर व्यू में है कि कैसे इंपोर्ट होगा। तो अराइवल ओनली एट, ठीक है, कस्टम पोर्ट पे अराइव होना है। कहीं और अगर कहीं पे आ रही है गाड़ी, कहीं और से अगर सामान आ रहा जा रहा है, तो वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट तो नहीं बोलते अगर कस्टम पोर्ट से नहीं आ रहा है तो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सामान आया, हमने इंपोर्ट किया, बट हमने कस्टम पोर्ट्स, जो गवर्नमेंट डिफाइंड कस्टम पोर्ट्स है, वहां से नहीं हो रहा है, तो वो, हाँ एग्जैक्टली वो स्मगलिंग है, ठीक है। तो इसलिए आपका फॉर इम्पोर्ट्स द गुड्स हैव टू बी, अच्छा ये बंद हो रही है क्या? अच्छा, पर वो नहीं होगा, अभी नहीं है ऑप्शन मेरे पास। तो फॉर इम्पोर्ट्स द गुड्स हैव टू बी इम्पोर्टेड ओनली एट अ कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करोगे। हमने कल बात की थी, उसमें गाड़ी में जो भी वेसल में मास्टर रहेगा वो इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करेगा, बताएगा कि भाई ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वालिटी है, ये सेफ गार्ड हज़ार्ड्स है,
और फिर उसका आगे अब ऑफिसर्स पूरा चेक करेंगे, सब कुछ हो जाएगा कि हाँ सब कुछ सही कंप्लाई हो गया, तो वो उसको आपको एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर दे देंगे। और उसमें फिर आपको जब एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिलेगा उसके बाद ही आप सामान उतार सकते हो, उसके पहले सामान नहीं उतार सकते। कल हमने बात की थी ना कि एकदम से आपने ला के रख दिया, पड़ गया, तो फिर कौन जाएगा भाई, सब निकल जाएंगे, ये सब थोड़ी करना है। तो पहले आपको एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद ही आपके सामान उतर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ एक्सेप्शन केसेस है कि ऐसा कुछ है सामान खराब हो जाएगा, या ऐसा कुछ है कि भाई अंदर रखेंगे अंदर फट जाएगा, तो फिर आप वो एक एक्सेप्शन केसेस में बोल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है कि अभी मरने ही वाले हैं तो फिर थोड़ी ना वेट करेंगे कि भाई, फिर तो भागो, तेज लगाओ, दौड़ लगाओ, है ना। हाँ, एक बहुत बेसिक सी बात है कि ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट कहलाता है, और लैंड व्हीकल और रोड वगैरह वाली जो गाड़ियाँ रहती है उसके लिए इंपोर्ट रिपोर्ट बोल देते हैं उसको। ठीक है। और कुछ नहीं। हाँ, क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, सेक्शन इसका 46 है। ठीक है। ऑनलाइन इसको वो बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन पे करो, आज की डेट में बहुत वो है ना कि भाई सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली करोगे, हम थोड़ी ना ऑफलाइन करते हैं, पैसा थोड़ी खाते हैं। पे ड्यूटी, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है। फिर ड्यूटी इज टू बी पेड ओनली व्हेन गुड्स बीइंग क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम पोर्ट। ठीक है, वही आपका विशाखापट्टनम वाला एग्जांपल है अभी जो बात की अपन ने। वेयर हाउस करने पर ड्यूटी नहीं लगती है, बट बॉन्ड लगता है। ठीक है, कि आप जब जमा करवा रहे हो, सामान वहाँ रखवा रहे हो, तो आपको एक बॉन्ड एक अमाउंट का देना पड़ेगा, यूजुअली ट्वाइस अमाउंट होता है वो, जितना भी आपकी ड्यूटी है उसका ट्वाइस द अमाउंट लगता है, कि उतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करके रखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनको भी तो सेफ गार्ड चाहिए, आप रख के चले गए आए ही नहीं कल को, तो हम खर्चा कहाँ से निकालेंगे, तो आपको वो एक डिपॉजिट चाहिए हमको। ठीक है। कल हमने एक बात की थी ड्यूटी ड्रॉबैक की, है ना। आज आप लोग को अपने रीडिंग में नहीं आया होगा। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है बेसिकली, कि मैंने सपोज कोई गुड्स इंपोर्ट किए और फिर मैंने उसको आगे एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैं अब जब मैं एक्सपोर्ट करता अगर कुछ गुड्स, तो मेरे को ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए थी, बट मैंने इंपोर्ट करके उसको जब ड्यूटी पे किया, पहले इनिशियली मेरा प्लान नहीं था कि मैं उसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो पहले मैंने उसको इंपोर्ट किया, मैं उसको यूज करने वाला था, अब मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, पर इंपोर्ट के टाइम पे मैंने उस पर ड्यूटी पे की थी। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है लिंक पे होना अभी तक, कि इंपोर्ट किया और हमने उस पर ड्यूटी पे कर दी, तो तो उसका मेरे को रिफंड मिल जाएगा। एक सेकंड में आ रहा हूँ। क्लोज करना है क्या? नहीं, मेरे को 12 से 1 का बोला था ना, तो मैं वो सोच के चल रहा था अब तक। 12:30 खत्म करना था क्या? अच्छा, मैं अभी खत्म करता हूँ। अबे सोना नहीं है बेटा, कल से सब यहाँ पे बोर्ड पे सवाल करोगे, याद रखना। बस आज का और है, इसके बाद तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना, कुछ है नहीं, क्योंकि ये अपन ने सारा कवर कर लिया थ्योरी का इसमें। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि क्या तुम लोग रीड कर लोगे ना, समय बच जाएगा, यहाँ पे एक एक वर्ड रीड करते रहेंगे ना तो ऐसे सोए रहोगे तुम लोग सारे। देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक आप ये सुन लो, है ना, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें क्या केस है कि हमने इंपोर्ट किया, ड्यूटी पे की, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस पे आपको जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी थी उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, उसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, तो उस पर टैक्स नहीं लगना था, तो आपने इंपोर्ट के टाइम पे पे कर दिया था, इसलिए आपको उसकी ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशंस है, गुड्स इंपोर्ट हुई, ठीक है, या हुए, जो भी जेंडर समझ लो, फिर इंपोर्ट ड्यूटी पे हुई, ठीक है, नाउ दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ द ड्यूटी पेड ड्यूरिंग इंपोर्टिंग। ठीक है, समझ आ रहा है। अब कितना ड्रॉबैक मिलेगा, ये तो बात कर ली, मिलेगा तो कितना मिलेगा। हाँ, जितना, इतनी अच्छी सरकार होती तो फिर तो क्या था भाई, फिर तो जन्नत ही थी, फिर तो क्या है। देखो, अगर तुमने आज, उन्होंने डिफाइन कर दिया लिमिट्स कि आपने आज इट इज बेच दिया,
जैसा आया था आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, जो सामान रखा था वो वैसा ही है। अब आपने बोल दिया नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आप इसको एक्सपोर्ट कर दो, पर मैं उस पर टैक्स पे कर चुका हूँ, इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर चुका हूँ, अब उसको एक्सपोर्ट करूँ, तो वो क्या बोलेंगे आपको 98% दे देंगे। कुछ तो हम रखेंगे, है ना। हाँ, ऑन पेपर तो 98% आपको ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है आफ्टर यूज, तो उसकी उन्होंने कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स या कुछ कंडीशंस दे दिए कि आपने अगर यूज़ किया है तो कुछ प्रोपोर्शनेटली जितना आपने यूज़ किया उतना आपका अलग कर देंगे, या वो अपन अभी जब इन डिटेल टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको और पता चलता जाएगा। उन्होंने वहाँ स्लैब्स डिफाइन कर दिए कि मतलब 18 महीने का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 18 महीने में आपको अप्लाई करना होता है। अब वो उस पीरियड में जितना जितना आपका यूज़ बढ़ता जाएगा, आगे आगे होता जाएगा, वो तो उसको प्रोपोर्शनेटली कम करते जाएंगे, ठीक है। अब एक केस हो सकता है एक्सपोर्ट, आपने जो आगे एक्सपोर्ट किया वो एज इट इज एक्सपोर्ट ना करके आपने, जैसे हमने अभी टायर वाली बात की थी, हम रबर लेके आए, हमने उसको कन्वर्ट किया, हाँ उसको हमने कुछ टायर बनाया, अब टायर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो अब ड्यूटी का आपको कैसे वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, ड्यूटी का ड्रॉबैक कैसे मिलेगा, तो उसमें ड्रॉबैक कैसे मिलेगा कि उन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो एक आपका इंडस्ट्रियल रेट पकड़ लेंगे, जो भी इंडस्ट्री का रेट चल रहा है उन्होंने डिफाइन कर दिया, वो इंडस्ट्री के रेट से चलाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस रेट को आप मल्टीप्लाई कर लो, इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लो, और उतना टैक्स आपको रिफंड मिल जाएगा, जो ये गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट दे रहे। या तो वो लोग कैलकुलेशन का एक वे बता देंगे, समझ आ रहा है, जगह रहो, बस खत्म ही कर रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट हमने पढ़ लिया है। कल हमने बात की थी ट्रिगर पॉइंट की, ट्रिगर कब होता है, हाँ हाँ दिख गया है, क्योंकि वो तो होशियार हो। गुड्स इंपोर्टेड, चलो ये अपन कल कवर कर लेंगे, आज की कथा समाप्त करते हैं, वैसे ही सब सो रहे हैं। बेटा मेरे पढ़ाते हुए कोई सोएगा ना, इतना पाप लगेगा ना, याद रखना, भगवान माफ नहीं करेगा। एक तो कस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी, सो रहे सारे बैठ के। देखो अच्छा पढ़ोगे कहाँ तक, कल मैं पेजेस बताना भूल गया था, आज बता के जाऊंगा याद से। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब सही पढ़ा रहा हूँ मैं। ये भी यार बहुत, देखो जहाँ फॉर्मूले से ही देखो 1.125% जो मैं बोल रहा था, अभी ऊपर ऊपर से बोला है, अभी जब कैलकुलेशन करेंगे तो तुम लोग को इन डेप्थ समझ आ जाएगा वो, कल परसों अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये थ्योरी तुम लोग निपटा लो। अब जो मैं बोलता गया हूँ ना, अपन ऐसे नॉर्मल बात करते गए, वही पूरा टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। मेरे साथ फायदा ये होता है कि मैंने अंडरलाइन और हाईलाइट कर लिया है, तो हम लोग को अब बेयर टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, मैं एक बार नज़र से कल गो थ्रू करवा दूंगा फटाफट फटाफट, है ना, तो अपन उसमें फालतू समय वेस्ट नहीं करेंगे, वरना तो सब सो जाओगे तुम लोग, डेड हो सब। और अगर कल मेरे को ऐसे दिख गए डेड, अभी अभिषेक भी एक ही क्लास है क्या, बहुत बढ़िया, बधाइयाँ, बहुत ही बढ़िया। क्या पढ़ाने वाले हैं, जीएसटी, वो तो इंटरेस्टिंग है यार, ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिकली ज्ञान देना लोगों को, कब लगना है कब नहीं लगना है, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे आते हैं, जीएसटी नंबर लेना है कि नहीं लेना है।